नीलिमा की हत्या करके दिनेश वहां से लौटना ही चाहता था कि उसकी दृष्टि मूर्ति पर पड़ी। ओह, कितनी खूबसूरत है। अरे, ये तो हिल भी रही है। कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही। मैं जीवित हूं परदेसी, मेरे पास आओ। कब से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। तुम इस खंडहर में अकेली कहाँ हूं, कोई ना कोई आ ही जाता है। चंद्रनगर से 4 कोस दूर पहाड़ियों के बीच यह प्राचीन महल बना हुआ है। अब यह महल खंडहर बन चुका है और इसके आसपास पेड़ पौधों का जंगल सा बन गया है। लेकिन इस जर्जर महल का यह विशाल कक्ष आज भी जवान है। इस कक्ष की प्रत्येक वस्तु नई दिखाई देती है, जैसे कारीगर ने अभी अभी बनाई हो। और यह मूर्ति, इसमें तो कलाकार ने जैसे अपने संपूर्ण जीवन का निचोड़ भर दिया हो, जैसे किसी जीवित राजकुमारी को ही खड़ा कर दिया गया हो। लोग कहते हैं कि इस महल में एक बूढ़ा चौकीदार भी रहता है, लेकिन किसी ने उसे महल के बाहर निकलते हुए नहीं देखा। कुछ दिन पहले की बात है। एक दिन एक नौ दंपत्ति कार में उधर से गुजरे। अचानक उनकी कार महल के पास पहुंचते ही रुक गई। पानी के बहाने इस खंडहर में जाऊंगा। कुछ देर बाद मुझे ढूंढने के लिए नीलिमा खंडहर में आएगी और फिर मैं। ओह नीलिमा, पता नहीं अचानक इस कार को क्या हो गया। लगता है पानी खत्म हो गया है। नीलिमा, इंजन गर्म हो गया है और पानी भी नहीं है। इस खंडहर में देखता हूं, शायद पानी मिल जाए। दिनेश, जल्दी लौट कर आना। इस घने जंगल में मुझे तो बहुत डर लग रहा है। दिनेश एक डिब्बा लेकर पानी के बहाने चल दिया और खंडहर रूपी महल में प्रविष्ट हो गया। दिनेश बहुत देर तक नहीं लौटा तो नीलिमा बेचैन हो उठी। ओह, इतनी देर हो गई, वह अभी तक पानी लेकर नहीं आए। क्या हुआ, मुझे चलकर देखना चाहिए। नीलिमा दिनेश को खोजती हुई महल के बरामदे में पहुंची। इधर उधर देखती हुई नीलिमा एक विशाल कक्ष में पहुंची। तभी एक परछाई उस पर झपटी और नीलिमा की चीख ने वातावरण को और भी भयानक बना दिया। इस खंडहर में किसी को पता भी नहीं चलेगा कि नीलिमा मौत की गहरी नींद सो चुकी है। अब मैं रेखा से विवाह करूंगा। उसकी लाखों की संपत्ति मेरी होगी। नीलिमा की हत्या करके दिनेश वहां से लौटना ही चाहता था कि उसकी दृष्टि मूर्ति पर पड़ी। ओह, कितनी खूबसूरत है। अरे, ये तो हिल भी रही है। कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही। मैं जीवित हूं परदेसी, मेरे पास आओ। कब से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। तुम इस खंडहर में अकेली कहाँ हूं, कोई ना कोई आ ही जाता है। मूर्ति की बाहों में जाते ही दिनेश की चीख गूंज उठी। तभी बूढ़े चौकीदार ने वहां आकर देखा। ओह, यह भी मर गया। कोई दुष्ट नहीं बचेगा। कुछ दिनों बाद बंबई के एक कॉलेज के लड़के लड़कियों का एक दल चंद्रनगर की पहाड़ियों में घूमने के लिए आया। मैं तो बहुत थक गई हूँ। कितनी ऊंचाई पर बना है ये महल। कुछ देर यहाँ घास पर बैठकर आराम कर लेते हैं, फिर अंदर का भाग देखेंगे। रश्मि, इस महल को अवश्य ही किसी प्रेमी राजा ने बनवाया होगा। प्रेमी राजा ने? क्यों? नगर से इतनी दूर पहाड़ों और जंगलों के बीच कोई प्रेमी ही अपनी प्रेमिका के लिए ऐसा खूबसूरत महल बनवा सकता है। अभी उन्हें बैठे कुछ देर ही हुई थी कि तभी गुलशन नाम का एक लड़का वहां आ गया। ओह, तो लैला और मजनू दोनों यहाँ बैठे हैं। गुलशन, तुम यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से। और अगर नहीं जाऊं तो तुम मेरा क्या कर लोगे? तुम हट जाओ रश्मि, आज मैं इससे ठीक कर दूंगा। रश्मि, तुम्हारी शादी मुझसे होगी, सिर्फ मुझसे, और तुम मेरी आंखों के सामने इस 2 कौड़ी के। अभी गुलशन और कुछ कहता
कि तभी सुनील उस पर झपट पड़ा और फिर उस वीरान महल में एक खूनी जंग शुरू हो गई। गुलशन के ताबड़तोड़ प्रहार से सुनील बेहोश हो गया और फिर रश्मि ने सुनील के पास जाकर उसे देखा। अब सुनील को भूल जाओ रश्मि, अब शायद वह कभी नहीं उठेगा। रश्मि गुलशन को धक्का देकर महल की ओर दौड़ी। रश्मि भागते हुए उस विशाल कक्ष में पहुंची और एक अलमारी के पीछे छिप गई। कुछ देर बाद रश्मि को ढूंढते हुए महल के उसी कक्ष में पहुंचा। कहाँ छिप गई साली? यहां भी दिखाई नहीं दे रही। ये मूर्ति बहुत खूबसूरत है, ऐसा लगता है कोई खूबसूरत परी खड़ी है, उसकी बाहें मुझे बुला रही हैं। अरे ये तो मुस्कुरा रही है। ओह, ये मूर्ति नहीं, सचमुच कोई राजकुमारी है। मेरे पास आओ मेरे सपनों के राजकुमार। मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। तुम्हारी राह देखते देखते मेरी आंखें पत्थरा सी गई हैं। आओ आओ ना। और जब राजकुमारी ने गुलशन को बाहों में पकड़ा तो गुलशन की जोरों की एक चीख गूंजी और वातावरण बिल्कुल शांत हो गया। अलमारी के पीछे से निकलकर रश्मि ने देखा गुलशन मर चुका है और वह बाहर की तरफ भागी। बरामदे में उसे सुनील आता हुआ दिखाई दिया, पर रश्मि ने सुनील को सारी बात बताई और सुनील को लेकर उस कक्ष में पहुंची। सच में सुनील मर चुका था और वह मूर्ति अपनी जगह ज्यों के त्यों खड़ी थी। तभी सुनील मूर्ति के सामने जाना चाहा, पर रश्मि ने उसका हाथ पकड़ लिया। तभी वहां बूढ़ा चौकीदार आ गया। भाग जाओ यहां से, वरना वह तुम्हें भी मार डालेगी। भाग जाओ। दोनों महल से निकलकर कैंप की ओर चल दिए। कैंप में पहुंचकर सुनील ने इंचार्ज को सारी कहानी सुना दी, लेकिन इंचार्ज ने सुनील और रश्मि की बातों का यकीन नहीं किया और पुलिस को बुलाकर सुनील को गिरफ्तार करवा दिया। रश्मि रोती रही, चिल्लाती रही, पर उसकी बातों का कोई असर ना हुआ। आखिरकार रश्मि ने फैसला किया वह इंचार्ज और पुलिस इंस्पेक्टर को लेकर उस महल में जाएगी। फिर एक दिन इंस्पेक्टर मोहन, हवलदार राम सिंह, रश्मि और कॉलेज इंचार्ज महल में गए। तभी उन्हें वे बूढ़ा नजर आया। भाग जाओ यहां से, वरना तुम सब मारे जाओगे। जाओ, चले जाओ यहां से। नहीं बाबा, मैं यह सच्चाई जाने बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। पुलिस ने सुनील को पकड़ लिया है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जीवित नहीं रहूंगी। तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैं कुछ ही नहीं कर सकता। ये मूर्ति सबको ऐसे ही मारती रहेगी। बाबा, यह मूर्ति नहीं, तुम सबकी हत्या करते हो। तुम खूनी हो। लो, मुझे भी मार दो। मैं सुनील से प्यार करती हूँ, उसके लिए प्राण भी दे दूंगी। एक पल के लिए वह बूढ़ा अतीत में खो गया। फिर कुछ सोचकर उसने कहा, नहीं 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 बेटी, तुम्हारे प्यार पर कोई आंच नहीं आएगी। गुलशन की हत्या इस मूर्ति ने ही की है। इसकी पुरुष जाति से घृणा है। बहुत पुरानी कहानी है, ये हजारों साल पहले की बात है। इस चंद्रनगर के पास एक बहुत बड़ा राज्य था, विशालगढ़। उसका राजा चंद्रसेन बहुत पराक्रमी और शक्तिशाली था। राजा चंद्रसेन की बेटी राजकुमारी नलिनी अत्यंत रूपवती थी। उसके रूप लावण्य की चर्चा बहुत दूर दूर तक फैली थी। परंतु राजकुमारी एक गरीब युवक से प्यार करती थी। परंतु राजकुमारी को यह मालूम न था कि वह युवक असल में एक इच्छाधारी नाग है। एक रोज जब वह नागेश से मिलने जंगल में गई तो उसका पीछा करता हुआ निरंजन उन तक पहुंच गया और उसने छिपकर उन दोनों की बातें सुन ली। और जब नागेश से विदा लेकर राजकुमारी अपनी घर की तरफ लौट रही थी तो निरंजन ने उसकी हत्या कर दी। राजकुमारी की मृत्यु का नागेश को बहुत दुख हुआ। उस इच्छाधारी नाग ने पहाड़ी के बीच एक भव्य महल बनाया। दुष्ट लोगों से बदला लेने के लिए राजकुमारी की ऐसी मूर्ति बनाई जो उन्हें सम्मोहित करके अपने पास बुलाकर उनकी हत्या कर देती थी। बहुत दिनों तक नागेश निरंजन की प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन निरंजन उस महल में नहीं आया। एक दिन निरंजन की उसके एक मित्र ने हत्या कर दी। इस तरह कई जन्म यूं ही बीत गए। इस बार निरंजन ने गुलशन के रूप में जन्म लिया था। वह तुम्हारा पीछा करता हुआ इस कक्ष में
चला आया और मूर्ति के हाथों मारा गया। आज हमारा बदला पूरा हुआ, क्योंकि मैं ही हूं वह इच्छाधारी नाग नागेश। अब हम दोनों की आत्मा को शांति मिल जाएगी। अब हम यहां से जा रहे हैं। और फिर वहां एक रोशनी सी उठी और उस रोशनी में सबकी आंखें बंद हो गईं। और जब सबकी आंखें खुली तो वह बूढ़ा नहीं था और वह मूर्ति भी गायब हो गई थी।